जो खेती करे वो किसान और जो कृषि दर्शन देखे वो संपूर्ण किसान। नमस्कार, राम राम, घड़ी घड़ी खंबा सा किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम कृषि दर्शन में। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि आपको इस सप्ताह कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जायद फसलों के बारे में और कुछ बागवानी के बारे में। और आज इन तमाम जानकारियों को आपको देने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है डॉक्टर शशिकांत गोयल, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट एंड पैथोलॉजी, कृषि महाविद्यालय जोबनेर। आपका हमारी तरफ से और हमारे किसान साथियों की तरफ से कृषि दर्शन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, उससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से कार्यक्रम में चर्चा करें, आप फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 2704098। हमारा दूसरा नंबर है 2704999। आप फ़ोन लगाने से पहले हमारा STD कोड लगाना नहीं भूलें। हमारा STD कोड है 0141। डॉक्टर साहब, अभी रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को अभी कुछ सावधानियां बरतनी होती है, तो हमारे किसान भाई ऐसे समय पर क्या सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, फसलों की कटाई से पहले हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण तरीके से गेहूं और जौ जी। इसमें मुख्य रूप से आप लोग देखते हैं कि बालियां इसमें कई काली पड़ जाती है, कंडवा रोग इसमें आता है जी। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि कटाई से पहले एक बार खेत में घूम करके जो रोगग्रस्त बालियां हैं जी, उन्हें आप हटा करके और एक थैली में भर के गाड़ दें, क्योंकि ये एक बीज जनित बीमारी है। यदि ये आपके साथ बीज के साथ वापस जाएगी तो जब दोबारा फसल लेंगे, इसको बीज के रूप में हम काम में लेंगे, तो उसमें इस रोग के आने की ज़्यादा संभावना है। तो यदि आप छोटा सा काम इतना सा कर लेंगे तो एक तो आपके रोग मुक्त हो जाएंगे जो आपकी फसल है वो। और कटाई से पूर्व आपको विशेष रूप से बीज को चटका के देखना होता है कि इसमें नमी कितनी है। नमी न तो कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि ज़्यादा नमी रहेगी तो इसके अंदर जब हम भंडारण करते हैं तो कई कवकों का इसके अंदर प्रकोप हो जाता है, कीट ज़्यादा लगते हैं, घुन ज़्यादा लगता है और ज़्यादा सूख जाएगा तो इसकी बीज की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो कटाई करते वक्त विशेष रूप से बीज की नमी के बारे में विशेष ध्यान रखें। ये इसका विशेष रूप से इसको ध्यान रखना अभी होता है। कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पचेती बुआई की थी। अभी कुछ किसान भाइयों की फसलों में दाना भी पका नहीं अच्छे तरीके से। वो किसान भाई फसलों की कटाई के लिए क्या करें, क्या सावधानियां बरतें, क्या कुछ समय इंतज़ार करें? बस कटाई का सावधानी का तो यही है कि वो मुख्य रूप से बीमारियों के बारे में ध्यान रखें जी। जो बीमारी पौधे में जिसमें बीमारी लगी हुई है उसे हटाएं जी। एक बार। दूसरा, कुछ अवशेष जो छोड़ते हैं कटाई में के वक्त, जैसे सरसों है, सरसों के अंदर एक तना गलन रोग लगता है, उसके अंदर क्या छोटे छोटे चूहे की सी मेंगड़ियाँ उसके अंदर तने के अंदर रहती हैं। यदि वो रोगग्रस्त पौधे के वो वहीं छोड़ देंगे या उसको हटाकर एक तरफ पटकेंगे या गाड़ेंगे तब उसका रोग खेत में नहीं रहेगा। अदरवाइज वो जो स्क्लेरोसिया जिसे कहते हैं वो खेत में फैले रहते हैं, तो अगली बार जब भी फसल आएगी, जब भी उसे मॉइस्चर मिलेगा वो फिर पनप जाते हैं। और इस तरह सरसों के क्षेत्र में काफ़ी बीमारी बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई है। तो इन बीमारियों को ख़त्म करने का तरीका यही है कि जो अवशेष हैं फसलों के और रोगग्रस्त फसलों के अवशेष हैं उन्हें सावधानी पूर्वक हटा करके और कहीं एक जगह गाड़ दें, ताकि जिससे फसलों में नुकसान ना हो जी। किसान भाइयों, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रोगग्रस्त फसलों के जो अवशेष है उन्हें एक तरफ हटाकर आप कहीं पर गाड़ दें, जिससे आपको सावधानी भी होगी और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित भी रहेगी। हम बात करें कि आज जिस तरह से हमारे किसान भाई भी हाईटेक हो गई है, उन्होंने भी नवाचार युक्त कृषि प्रणालियों को अपना लिया है। अभी कटाई का समय चल रहा है, हमारे कुछ किसान भाई मशीनों के उपयोग से फसलों की कटाई कर रहे हैं। मशीनों के उपयोग की बात करें और दातली वगैरह से हम कटाई की बात करें तो कौन सा तरीका क्या
बेहतर है, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान देखिए, ये किसानों के जोत के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसे काम में ले। क्योंकि यदि जोत का आकार छोटा है तो कंबाइन वगैरह उसके प्रयोग करने में काफ़ी महंगे पड़ते हैं और वो प्रभावी भी नहीं होते हैं। दांतली वगैरह से ये अपनी शुरू से इसी से कटाई करी जाती है और इसमें हमारे घर की लेबर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमारा ये मानना है किसानों को अपने उचित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, समुचित प्रयोग करना चाहिए। मालूम पड़ा घर में 8 आदमी हैं और आप खेती मतलब कटाई कराना चाहते हैं कंबाइन से, तो फिर 8 आदमी क्या काम करेंगे? हमें साथ साथ रोजगार का रोजगार मिलता है और हमें थोड़ा खर्चे में भी हमें कटौती कर सकते हैं। तो ये किसान की अपनी उस पर निर्भरता है कि वो उसकी जोत किस प्रकार की है, उसके पास घर में कितने सदस्य हैं। नहीं, बाकी कंबाइन से करने में हमें कुछ चारे का नुकसान होता है, क्योंकि पशुपालक भी है हमारा किसान। तो जब हम कंबाइन से करते हैं तो काफ़ी हिस्सा उसका चारे के रूप में वेस्टेज जाता है। तो चारे को यदि हमारे पशुओं के लिए चाहिए तो हम सबसे अच्छा तरीका हमें पारंपरिक तरीका जो है उसी पे काम में ले, और फिर ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर कंबाइन भी हम बड़ा एरिया होता है तो उसे उसमें करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब कटाई का समय होता है, फसल लेने का समय होता है, तो मंडियों में फसलों की अच्छी आवक होती है और दाम कई बार हम देखते हैं कि कम होते हैं। हमारे किसान भाइयों को बाज़ार की स्थितियों और परिस्थितियों का आकलन नहीं होता है, उनको नहीं पता होता है कि हम सही तरीके से सही समय पर सही स्थान पर फसल का विक्रय कैसे करें। तो किसान भाई कैसे अपने दिमाग को तेज़ करें और अपने फसल का सही समय पर सही स्थान पर विक्रय करें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल तो आधुनिक तकनीक का ज़माना है, आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, आपको सब जगह की भाव वहाँ आते हैं, मंडी भाव सभी जगह के आते हैं। जहाँ भाव अच्छा हो किसान भाई वहाँ अपना सामान ले जाएं, मगर साथ साथ ध्यान रखें कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन में कोई कितना व्यय हो रहा है। मालूम पड़ा आपको भाव तो वहाँ गेहूं का 3200 मिल रहा है, मगर वहाँ जाने में खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है। तो आप इतना भी ना करें, पर हाँ बार बार आप मंडी भाव देखें और हो सके तो फसल काटते ही ना बेचें, क्योंकि फसल एकदम आवक होती है, किसान सोचता है कि मैं इसे दे दूं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। आप उसको थोड़े दिन रखें और फिर बाज़ार के स्थिति के हिसाब से उसे बेचें। अपने घर में या ऐसी जगह तो अपना भंडारण कक्ष बनाएं जिसमें आप थोड़ा बहुत अपना धीरे धीरे करके बेचने पे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा निश्चित रूप से। जी डॉक्टर साहब, अभी आप भंडारण की बात कर रहे थे, कटाई के बाद में भंडारण भी एक पक्ष होता है। तो कई बार हमारे किसान भाइयों को फसलों के भंडारण की समुचित जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में नुकसान भुगतना पड़ता है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ता हमारे किसान भाई जैसी होनी चाहिए वैसी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाई फसलों का भंडारण सही तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या तरीके हो सकते हैं अच्छे भंडारण के लिए? भंडारण के तरीकों में सबसे मुख्य रूप से हम नमी देखते हैं जी, दाने में नमी। यदि दाने में नमी ज़्यादा होगी तो वो हमारे भंडारण में सही नहीं होगा। ज़्यादा नमी के कारण उसमें घुन ज़्यादा लगता है, कीट ज़्यादा लगता है और कवक ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कई बार भंडारण करते हैं अनाज का और बाद में जब हम देखते हैं तो नीचे क्लम्प बन जाते हैं, गांठें सी बन जाती हैं, जो अनाज हमारे लिए खाने योग्य नहीं, कंद जाता है अनाज। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप नमी प्रॉपर है और यदि आपने मान लो किसी कारणवश थोड़ा ज़्यादा नमी वाला काट लिया तो उसे अच्छी तरह सुखा करके और फिर ही आप भंडारण करें। भंडारण करते वक्त आप हमेशा नई बोरी काम में लें। कई बार हम पुरानी बोरी काम में ले लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी घुन लगा हुआ होता है, पहले से ही उसमें घुन होता है और हम सोचते हैं हमारा गेहूं तो सही था पर उसमें घुन कैसे आ गया। तो हमें नई बोरी काम में लेनी है, या नई बोरी नहीं लें तो उसे हमें ट्रीट करना है फॉर्मल्डिहाइड में या किसी में, जिससे कि वो एक बार धुल पे पुछ के साफ़ हो जाए, फिर उसके अंदर हम काम में ले सकते हैं। तीसरी बात, जब हम भंडारण कक्ष को तैयार करते हैं भंडार के लिए तो जो उसके कोने हैं, दीवारों के दरारें होती हैं, उन्हें हम अच्छी तरह भरें और भर के या तो उसको मिट्टी से लीप दें, कोने जो होते हैं उसको उस हिसाब से, या एक दवा जो कीटनाशक के धूल आती है उसे भंडारण कक्ष के बाहर की तरफ बिल्कुल अड़ा करके चारों तरफ लगा दें, जिससे चींटी का और कोई
अन्य जो उसमें उपस्थित कीट है वो उसमें ख़त्म हो जाए जी। और फिर उसके बाद ही उसको काम मिले। हमारे किसान भाई कुछ और तरीकों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि भंडारण करते समय जो फसलें होती है, जो दाने होते हैं, अनाज होता है, उसमें जैसे नीम की पत्तियों का उपयोग करना, कुछ पेस्टिसाइड का उपयोग करना, बिल्कुल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारी परंपरागत तकनीक है कि हम इसे हमारे अनाज को किस तरह सुरक्षित रखें जी। क्योंकि हमारे अनाज के सब दुश्मन है जी। कीट भी दुश्मन है, मगर जीव जीवश्य भोजनम वाली बात है कि उनको भी भोजन देना है जी। तो फिर भी हमें हमारे अनाज को पूर्ण तरीके कीटों से सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीम की पत्ती आप बता रहे हैं, उसको आप नीम की पत्ती के साथ भर दें। चने को जैसे हम भरते वक्त चने को जब रखते हैं तो बुखारी में रखने के बाद उसके ऊपर चने या दाल वगैरह जो भी होती है उसके ऊपर राख की परत लगा दें, जिससे उसमें घुन ना लगे। क्योंकि उस घुन की प्रकृति है उस कीट की कि वो अपने अंडे ऊपर आके देता है, मगर जब अंडे ऊपर देगा तो उसकी जो जाने की कैपेसिटी है वो केवल 1 इंच तक ही है। हम अगर 3 इंच की राख की परत लगा देंगे तो उसको हम सालों साल भंडारण में रख सकते हैं। कुछ इस तरह की ही तकनीकें इनको काम में लेनी चाहिए। इस हिसाब से रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं और रबी और जो खरीफ की फसलों की कटाई और बुआई के बीच का जो ये गैप होता है, जो ये समय होता है, इसका सदुपयोग हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? खाली पड़े खेतों का उपयोग हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? जायद की फसल आप ले सकते हैं और जायद की फसल आपके पास ही थोड़ा बहुत पानी है, आप पशु रखते हैं तो हमें चारे वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए जी। जिसमें हम मूंग भी लगा सकते हैं, चौला भी लगा सकते हैं। और चारे के लिए यदि आपको फसल लगानी है तो हम ज्वार, बाजरा, चरी या मक्का भी हम लगा सकते हैं जी। इसकी कई किस्में हैं अलग अलग। तो जायद का मूंग लगाने के लिए आप वैरायटी इसकी आ रही है IMP 2, IMP 3, RMG 492, पूसा बैसाखी, ये इसकी किस्में हैं जो जायद के मूंग के लिए उपयोगी हैं और ये कम समय के लिए फसल लगाते हैं। तो और कुछ किसान भाई जो चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो गई है तो हम जायद में इन फसलों को हरी खाद के रूप में भी काम में ले लेते हैं जी। तो दलहनी फसलों से नाइट्रोजन उसमें एकत्र होता है और ये काफ़ी उसमें काम आती हैं। और बाकी चारे के लिए आप ज्वार लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे पशुओं को भी हरा चारा मिलता रहेगा और हमारी खेती का भी उसमें काम होता रहेगा। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब का कहना है कि गर्मी के समय में हरे चारे की काफ़ी समस्या होती है, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जिन फसलों की जानकारी आपको दी उन्हें आप चारे के रूप में उपयोग करते हुए पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं और चारे की पूर्ति कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें जायद फसलों की में स्थितियों परिस्थितियों की, तो कैसे हमारे किसान भाई स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करते हुए कैसे बेहतर उत्पादन जायद फसलों का ले सकते हैं? जायद फसलों में मुख्य रूप से सब्जियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जितनी भी कुष्मांडकुलीय सब्जी होती हैं वो आप जायद में आराम से लगा सकते हैं। करेला, टिंडा, कद्दू, लौकी, तोरई, ये सब फसलें अच्छी हैं और सब्जियों का उत्पादन बेहतर मुनाफा देता है। तो आप सब्जियों के लिए अब मिर्ची, भिंडी, मिर्ची, भिंडी, बैंगन, ये सब फसल लगाते हैं तो आप फसल इनकी पोत तैयार कर सकते हैं। पोत तैयार करने के बाद गर्मियों में भी काम आ सकती है ये, और जायद में आप पोत तैयार कर सकते हैं अपने इसमें। तो पोत तैयार करने के लिए पौधशाला का प्रबंधन आवश्यक है जी। जो हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर, मिर्ची, इनमें विषाणु जनित रोग ज़्यादा आते हैं और विषाणु जनित रोगों आने का कारण है कि ये वो नर्सरी से ही शुरू हो जाते हैं जी। तो हमें सबसे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान पौध तैयार करते वक्त देना होता है जी। पौध तैयार करते वक्त हमें नर्सरी को जो हम तैयार करते हैं वो इस तरह से तैयार करें क्योंकि एक तो उसमें पानी ना भरे बेड पर जी। जल भराव की मतलब उसमें समस्या ना हो, क्योंकि जल भराव होने से डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी है वो आ जाती है जिससे कि सारे पौध खराब हो जाते हैं। तो जल भराव के लिए उसमें हम ज़मीन के मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं। सीड ट्रीटमेंट भी हमें करना चाहिए हर बीज का, क्योंकि बचाव ही उपचार है। यदि आपने बीजोपचार किया है जी। और मैं तो ये कहूँगा सबसे सरल और साफ तरीका यह है कि एक तो आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें जी। और दूसरा है बीजोपचार। यदि आप किसी भी किसान भाई ने ये 2 चीज़ें कर ली तो आप ये निश्चित मानिए कि उसे मुनाफा होगा ही होगा।
और बीमारियों और कीटों से उसका काफ़ी बचाव होगा। तो एक तो बीजोपचार और एक रोगरोधी किस्में, दो इम्पोर्टेंट है। और जब हम पौध तैयार करते हैं नर्सरी के अंदर, तो नर्सरी के अंदर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस बेड पर हम पौध तैयार कर रहे हैं उसके अंदर पानी भराव ना हो। और साथ ही साथ जब हम पौध तैयार करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें 70 मेश की एक जाली का उपयोग करें। 70 मेश जाली का मतलब 1 इंच के अंदर 70 खाने। तो उसको लगाने से क्या होता है, उसको लगा देते हैं सीड सोइंग करने के बाद में और उसको ढक देते हैं, क्योंकि जो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स वगैरह जैसी जो कीट हैं वो वायरस के ट्रांसमिशन में सहयोग करते हैं और उन्हीं की वजह से विषाणु जो है, विषाणु जिसे वायरस कहते हैं, वो पौधों में आ जाता है। नर्सरी में लगाते वक्त हम विशेष रूप से जाली लगा करेंगे और यह ध्यान रखें कि उसमें उन कीटों का प्रकोप ना हो। इस हेतु 15 से 20 दिन जब हमें हो जाते हैं पौध लगाए और पौधा थोड़ा निकल जाता है, तब हमें किसी भी सर्वांगी कीटनाशी का प्रयोग करना है, जिससे कि कोई छोटा मोटा कीट है भी तो वहाँ पर वायरस का परिसंचरण उसमें ना हो। और उसके बाद जब पौध तैयार हो जाती है, 35 से 40 दिन की हो जाती है, जब हमें खेत में लगाना होता है, वहाँ लगाने के बाद में फिर उसके 15 दिन बाद आप एक स्प्रे और कर दें। फिर आपकी सारी सब्जियों की फसलें पर्टिकुलर, जिसमें विषाणु का परिसंचरण काफ़ी होता है, इन्फेक्शन काफ़ी होता है, उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बात करें टमाटर, बैंगन, सरीकी सब्जियों की, तो एक फल छेदक कीट है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अभी इन तो दिनों इससे कैसे हमारे किसान भाई फसलों का बचाव कर सकते हैं? इन दिनों बैंगन में, टमाटर में, मिर्ची में, तीनों में तना छेदक व फल छेदक की समस्या आ रही है। इसके लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे मिथाइल डिमेटोन 25 cc आता है, एसीफेट आता है, कोई भी सर्वांगी कीटनाशी, इसको आप ऐसे समझे जो ऐसे कीटनाशी जो पौधे के सिस्टम में चले जाते हैं, आप इस तरह के कीटनाशी का प्रयोग करें। और इसके लिए आपको जो इसका हमें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से दवा देनी होती है और 1 हेक्टेयर में लगभग 500 लीटर पानी आपका लगता है, तो उसको आप कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे किसान साथियों के साथ साझा की है। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। डॉक्टर साहब, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पधारे, इसके लिए हमारे किसान साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और किसान साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।